नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। हमने इस चैनल पर नया नॉवल भी शुरू किया है, वो भी लाजमी देखिएगा। तब उसी पल अरसम चारों तरफ नजर दौड़ाते गाड़ी में बैठ गया और एक लंबा सांस लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। दोपहर से शाम होने को थी, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। उसका इंतजार करते करते वजदान के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। उसने उसे 1000 कॉल कर दी, लेकिन पहली कॉल के बाद नंबर मुसलसल बन जा रहा था। उसे अब उसकी फिक्र लाहक होने लगी। वो कमरे से निकलकर तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब उसे पीछे से दिलावर की आवाज़ सुनाई दी। वजी बेटा, गार्ड्स को ले जाओ और मेरी बहू को लेके आओ, खैर करे अल्लाह। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। दिलावर लड़का के लिए बहुत फिक्रमंद था, जबकि वजदान उन्हें हौसला देकर गाड़ी भगा कर ले गया। सबसे पहले उसने पुलिस स्टेशन का रुख किया। वहां पर भी उसे ना पाकर वजदान ने लड़का के घर का रुख किया कि शायद उधर चली गई हो, लेकिन वहां पहुंचकर भी एक ही जवाब, वो ठीक से तो है। कहाँ है वो? फला वो सर था। मैं हशमत के सामने बैठ गया। अंकल, वो कहीं नहीं मिल रही। बाबा ने गार्ड्स को भी पूरे शहर में भेज दिए हैं और अब तो पुलिस भी उसे तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं ये किसकी हरकत है। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो एक एक सांस उस पर हराम कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वो मुश्किल बोल पा रहा था। उसे लग रहा था उसकी सांसें रुक रही हैं, वो अपने आप को खो रहा है। ये कब हुआ मेरी बच्ची? हशमत ने सर थामे वजदान से पूछा, जिस पर वो खामोश रहा। लेकिन निसा बेगम दिल थामे रोने लग पड़ी। मेरी बेटी कहाँ है? किस हाल में है? अल्लाह जाने। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी लड़का। वो बेटी के लिए तड़प रही थी, जबकि अरसम दिल ही दिल में खुश हो रहा था और उसने वजदान को तड़पा देखकर सुकून महसूस किया। उसे लगा कि आज उसने उसे शिकस्त दे दी है, जिसे शिकस्त देने से हर कोई घबराता है। जो सब पर हुक्म चलाता था, आज अपनी बीवी को भिखारियों की तरह ढूंढ रहा है। तभी उसने हशमत के कंधे पर हाथ रखते उन्हें यकीन दिलाया कि मैं लड़का को लेके आऊंगा, चाहे जहां भी हो। वादा करता हूँ ताया जी, वो उन्हें कहते ही घर से निकल गया। कहाँ हो तुम यार? प्लीज आ जाओ। बेसब्री से लड़का को याद करते हुए वो लॉन में बैठा गार्ड्स का इंतजार कर रहा था, जब फौरन 3-4 गाड़ियां उसके ऐन सामने रुकी। उसमें से एक इसी के बंदे निकले और एक तेज से चलता हुआ उसके पास आया। छोटे साहब, छोटी बीबी का कुछ पता नहीं चला। हमने पूरे शहर में नाकाबंदी की हुई है और अब सारी रात पुलिस की हो गई है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। उसकी बात सुनते वजदान चीख पड़ा, आसमान की तरफ भागो या जमीन की तरफ। मुझे मेरी बीवी हर हाल में चाहिए। जी छोटे साहब। वो उसका हुक्म सुनते ही दोबारा गाड़ियों में बैठकर लेका को तलाश करने निकल पड़े, जबकि वजदान लेका के लिए पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ है वो, और अगर ये हरकत किसी और की है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो खुद ही गुस्से में बुड़बुड़ा रहा था जब दिलावर उसके पास बैठ गए और उसे हौसला देने लगे। वजी मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, खुद को संभालो। क्या हालत बना ली है अपनी। इंशाल्लाह हर हाल में मिल जाएगी लड़का। हर तरफ हमारे आदमी जा चुके हैं। कैसे डैड, कैसे खुद को संभालूं? वो पता नहीं किस हाल में होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरा दिमाग पागल हो जाएगा। अगर आज वो ना मिली तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ। अगर लेका को कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, सब कुछ तबाह कर दूंगा। वो चीखा कि तभी दिलावर ने इस पल इधर से उठ जाना ही मुनासिब समझा। हाँ सेफ, कैसी है लेका? उसने गाड़ी में बैठते सबसे पहले कान से फोन लगाकर उससे पूछा। वो ठीक है यार, तू बता तू किधर है? हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी है और दूसरी तरफ वजदान के आदमी पूरे शहर में घूम रहे हैं। सब पागलों की तरह लड़का को ढूंढ रहे हैं। और यार तुझे अल्लाह का वास्ता ऐसा जुल्म मत कर, शर्म कर। वो शादीशुदा है, तुम्हारी कजन भी है। उसका घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। वजदान छोड़ देगा उसे। सैफ ने उसे आखिरी बार समझाने की फिर कोशिश की, जिस पर वो उल्टा उसे ही बातें सुना गया। ओह बस कर दे यार, तो फिर से शुरू हो गया। मुझे समझाने की कोशिश न कर, बस चुपचाप जो कह रहा हूँ वो कर। जैसे ही लेका को होश आए, रूम का दरवाजा अच्छे से बंद कर देना और याद रहे कि वो तुम्हें देख ना पाए। वो उसे हिदायत देते ही वहां फोन बंद कर गया, जबकि सैफ को उसके किसी प्लान की समझ नहीं आ रही थी। उसने कुछ सोचते हुए उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। वो सामने बेहोश पड़ी थी। उसे बेसुध पड़ी देखकर सैफ को उस पर तरस आ गया। उसने उसके मुंह पर से नकाब चढ़ाया और एक पानी की बॉल उठाकर लेका के चेहरे पर पानी डाल दिया, जिससे उसकी आंखें हल्की सी खुलने लगी। वो हैरान थी कि आखिर यहाँ पर कैसे पहुंची, कौन उसे यहाँ लेकर आया। वो 2 कदम चलकर फिर गिर पड़ी। उसे लगा उसकी आंखों के आगे अभी अभी अंधेरा छा रहा है। सैफ को उस पर तरस आ गया। उसने उसे घर तक छोड़ने का सोच लिया। उसने गाड़ी में बिठा लिया उसे और किसी दूसरे रास्ते से वजदान के घर के ऐन सामने उतारकर खुद चला गया। जबकि वो मुश्किल चलकर गेट तक आई तो सामने गार्ड्स लीका को देखते ही हैरान रह गए। गार्ड्स के बुलाने पर हर उसी लम्हे तभी सब जमा हो गए और वजदान की तो जैसे जान में जान आ गई।
اسے لگا وہ پھر سے جینے لگا ہے۔ اللہ نے اسے دوبارہ اس کا ساتھ نواز دیا۔ اس نے ایک پل میں لپک کر لیکا کو تھام لیا اور اس کی آنکھیں بمشکل کھل پا رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھتے ہی وجدان کا خون کھولنے لگا۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچی؟ کون تھا وہ؟ پتہ کرواؤ فوراً، تبھی۔ اور وقت ضائع کیے اس نے اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ لیٹی رہو، مت اٹھو، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تمہیں کافی خطرناک قسم کی بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی، اس لیے ابھی تک تمہیں صحیح سے ہوش نہیں آ رہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی کہ تبھی وجدان نے آگے بڑھ کر اسے روک دیا اور خود بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، لیکن اس وقت نہیں، اسی لیے یہی بہتر ہے کہ آرام کرو۔ میں لیٹ لیٹ کر تھک گئی ہوں، اور ہاں، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم مجھے تکلیف ہی تو دینا چاہتے تھے شروع سے۔ وہ بیزار ہوئی، تبھی وجدان اس پر جھک گیا۔ تمہیں اپنی فکر نہیں ہوگی، لیکن مجھے تمہاری ہے۔ تم نہیں جانتی میں تمہارے بغیر ایک ایک لمحہ کیسے گزار رہا تھا، کہاں کہاں نہیں تلاشا تمہیں۔ تم کیا ہو میرے لیے، یہ بات تم کبھی سمجھ نہیں پاؤ گی، کبھی نہیں۔ میں نے ہر لمحہ صرف تمہیں چاہا ہے۔ میری زندگی میں تم وہ واحد لڑکی ہو جس کے سامنے وجدان دلاور نے ہار مانی ہے، خود کو بہت کمزور پایا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میری جان نکل جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے اور مجھے درد ہو رہا ہے۔ کب سمجھو گی تم کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ وہ تقریباً چیخا، تبھی لیکا نے سوال کر دیا، تم نے مجھ پر شک نہیں کیا؟ اس نے اپنے دماغ میں آئی بات کہہ دی، شک؟ کیا ہوتا ہے شک ڈارلنگ؟ محبت میں کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی دیوار نہیں ہوتی۔ محبت میں ہماری آنکھیں اندھی ہو جایا کرتی ہیں، محبوب میں عیب بھی ہو تو نظر نہیں آیا کرتا۔ محبت یقین کا نام ہے، وہ یقین جو مجھے تم پر ہے۔ تمہارا دل زیادہ نہیں تو کم ہی صحیح، لیکن میرے لیے دھڑکتا ضرور ہے۔ تبھی لیکا نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں اس کے لیے چپکے سے کوئی جذبہ امنڈ رہا تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی اٹھ گیا، جبکہ لیکا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے ہی رک سا گیا۔ لیکا کیسی ہو؟ مجھے جب پتا چلا میری تو جان ہی نکل گئی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ ماں پارا اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں یار، مجھے کچھ نہیں پتا کون تھا وہ، اس نے کیوں کیا یہ سب، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ وہ شخص وہی ہے جس نے مجھے شادی والے دن اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ مجھ سے مزید بچ نہیں پائے گا۔ وہ آنکھوں میں اترتے غصے کو کنٹرول کرتی ماں پارا کو بتا رہی تھی، جبکہ ماں پارا بہن کو دکھی انداز میں دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں کچھ تو یاد ہوگا کہ آخری بار کس سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ وجدان تقریباً پورے 1 گھنٹے سے کچھ سوچتے ہوئے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر آخر اس نے دل کی بات پوچھ ہی لی، مجھے کچھ یاد نہیں، بس میں تو ارسم کے ساتھ گاڑی میں تھی، یہ گاڑی خراب ہو گئی۔ ارسم مکینک کے پاس گیا تو کچھ ہی پل میں ایک ہاتھ میری طرف بڑھا، بس اس کے آگے مجھے کچھ یاد نہیں۔ اور ہاں، ارسم کیسا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں اس بیچارے نے مجھے کتنا تلاشا ہوگا۔ وہ ساری بات تفصیل سے بتا رہی تھی کہ اسے اچانک ارسم یاد آیا۔ وہ تب بھی اس کے ساتھ تھا۔ 1 منٹ، تم نے کیا کہا؟ تم ارسم کے ساتھ تھی؟ اور پھر ارسم گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے مکینک کو لینے گیا اور پیچھے سے تمہیں اغوا کر لیا گیا؟ مطلب اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں ارسم بھی شامل ہے۔ وجدان نے ساری بات سن کر اپنے شک کو یقین میں بدلنا چاہا، جبکہ لیکا کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا۔ تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے؟ آخر کیا بگاڑا ہے اسے تمہارا؟ میرا کچھ نہیں بگاڑا اس نے، وہ تمہارا سب کچھ بگاڑ دے گا ضرور، وہی مجرم ہے، اور یہ میں تمہیں ثبوت دوں گا اور چھوڑوں گا نہیں اسے، یاد رکھنا۔ وجدان اپنی بات مکمل کر کے غصے سے پاؤں پٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ لیکا اور ماں پارا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں کیا کروں؟ لیکا نے سر تھام لیا، وجدان کچھ غلط نہ کر دے اس کے ساتھ۔ ماں پارا، تم بابا کو کال کرو جلدی۔ اس سے پہلے کہ ماں پارا کال کرتی، حشمت اور نساء بیگم اسی پل کمرے میں داخل ہوئے۔ میری جان کیسی ہو؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ حشمت نے آتے ہی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میں ٹھیک ہوں بابا جان، آپ کیسے ہیں؟ اور ماما آپ؟ لیکا نے ماں کی بے چینی کو دیکھ کر ماں کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں میری بچی، بس وہ جو کچھ گھنٹے گزرے بہت ہی تکلیف میں گزرے۔ اللہ کا شکر ہے میری بچی تم ٹھیک ہو۔ نساء بیگم نے بیٹی کی پیشانی چومی۔ ماما ارسم کہاں ہے؟ لیکا نے اسی پل ارسم کا پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ وجدان کبھی بھی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بیٹا وہ ٹھیک ہے، بس کسی دوست نے بلایا تھا، وہاں گیا ہوا ہے۔ کیا اس نے میرا حال نہیں پوچھا؟ لیکا حیران ہوئی۔ بیٹا جس دن تم اغوا ہوئی تھی اس دن وجدان جب گھر آیا اس نے بتایا کہ تم نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہو۔ تب ہمیں پتہ چلا تو ہمارے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور تب ارسم کی حالت دیکھتی تم، وہ بہت حیران ہوا، وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ نساء کے بتاتے ہی لیکا کو حیرت ہوئی۔ کیا اس نے آپ کو میرے متعلق نہیں بتایا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ نہیں بیٹا، وہ کیسے بتاتا؟ اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ بس وجدان کے بتانے پر وہ فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ نہیں ماما، میں تب ارسم کے ساتھ تھی، اس نے مجھے کہا کہ آج میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، لیکن پھر گاڑی خراب ہو گئی اور مجھے اغوا کر لیا گیا، تو یقیناً ارسم نے آپ لوگوں کو بتایا ہوگا۔ لیکا نے حشمت کو دیکھتے ہوئے نساء بیگم سے کہا، جس پر وہ بھی حیران۔ لیکن بیٹا ارسم نے تو ہم سے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، نہ ہی بتایا کہ تم نہیں مل رہی، ہمیں تو وجدان سے پتہ چلا،
हशमत कुछ सोचते हुए कहने लगे। उसे अपना शक अरसम पे सही साबित होने लगा, जबकि इधर अरसम लेका के शक के दायरे में भी फंसता जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ। वो सर थामे बैठ गई। यार अंदर की बात क्या है ये तो बता, क्यों इतना आग बबूला हो रहा है। वजदान उसके साथ गाड़ी में था और गाड़ी की रफ्तार इस कदर थी जैसे वजदान आज कोई तबाही लेकर ही वापस आएगा। जिगर कुछ तो बोल है, हम अरसम के घर क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया उसने। उसे खामोश पाकर आयश ने फिर से सवाल किया, जिस पर वजदान फट पड़ा। आज उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी बीवी पे नजर रखेगा, यहाँ तक कि उसे अगवा करेगा। उसकी तो मैं। वजदान ने हाथ को जोर से स्टीयरिंग पर मारा। अरे यार लेका देख लेगी ये सब, तू मेरा भाई, चल वापस, हम वापस चलते हैं। अगर कुछ गलत हो गया तो आयश को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो मुसलसल उसे रोक रहा था, जबकि वो अब उसके घर के ऐन सामने पहुंच चुके थे। वजदान एकदम से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर घुस गया, जबकि आयश उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागा। इधर आ साले, आज तो तेरा मैं हशर कर दूंगा, तू सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। उसने अरसम का गिरेबान दबोचा, तभी वो उस पर चीखा, छोड़ो मुझे। क्या किया है मैंने जो ये सब हरकतें कर रहे हो तुम? तुझे क्या लगा तू चुपके से लेगा को अगवा कर लेगा और मुझसे दूर कर देगा? मैं शक करूंगा और छोड़ दूंगा और तेरा किसी को पता भी नहीं चलेगा। अबे साले, तेरी तो आज सांसें ही रोक दूंगा मैं। तभी वजदान ने एक जोरदार थप्पड़ अरसम के चेहरे पे मारा, जिस पर उसने भी अरसम का गिरेबान पकड़ लिया। आयश को समझ नहीं आ रहा था किसे रोके, तभी उसने वजदान को पीछे धकेला कि उसी पल अरसम को मौका मिला। उसने आओ देखा न ताओ फौरन पिस्टल पकड़ा और वजदान पर गोली चला दी और खुद फौरन भाग निकला। वजदान तड़प रहा था, खून मुसलसल बहे जा रहा था। ये सब देखकर आयश की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने फौरन एम्बुलेंस मंगवाई और उसे हॉस्पिटल ले गया। कैसा है मेरा बेटा? दिलावर ने बेसब्री से पूछा, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें हौसला दिया। ऑपरेशन चल रहा है, दुआ करें। डॉक्टर की बात सुनते ही लेका को लगा जैसे वो बस एक आखिरी उम्मीद बता के गया है, और वो है दुआ। मतलब अगर दुआ होगी तो? उसने खुद से सवाल किया। नहीं नहीं, मेरी दुआ रद्द नहीं होगी। मैं आज दिल से वजदान के लिए दुआ करूंगी। या अल्लाह, उसकी सांसों की रवानी को कभी थमने मत देना। मैंने उसके लिए जो जज्बात अपने दिल में छुपाए हैं उनका मान रख ले। मैं वजदान की सलामती चाहती हूँ। मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि अगर आज वजदान को कुछ हो गया तो मेरी दुनिया ज़रूर लुट जाएगी। हाँ, शायद यही मोहब्बत है जिसे मैं समझ नहीं पाई। या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत है तो इसे सलामत रखना। वो हाथ जोड़े आंसू बहाए दुआएं करती जा रही थी, तभी दिलावर ने उसके सर पर हाथ रख दिया। इंशाअल्लाह मेरा बेटा जल्द ठीक हो जाएगा, बस दुआ करो। जी डैडी जी, इंशाअल्लाह। वो फ़कत यही कह पाई कि उसी पल माँ पारा और हशमत निसा बेगम भी समेत सब वहाँ मौजूद हो चुके थे। सबकी जुबानों पे वजदान के लिए अनगिनत दुआएं थीं। सब उसकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। आखिर वो सबका लाडला था, दिलावर इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। हजारों दिलों का सुकून था वो। मरीज को होश आ चुका है और लेका कौन है? मरीज इन्हें याद कर रहा है। उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, जल्दी आए। जी मैं हूँ। डॉक्टर के बताने पर लेका फौरन खड़ी हो गई और उसके साथ चल पड़ी। कुछ ही लम्हों में वो उसके रूबरू थी। वो मुश्किल ही आंखें खोल पा रहा था। उसे उसकी हालत में देखकर लेका का दिल तेज से धड़कने लगा, इतनी तेज से उसे लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। तभी खामोश आंसू उसकी पलकों से बहकर फर्श पर जा गिरा। वजदान आगे बढ़कर उसने बमुश्किल उसका नाम लिया। तभी उसने आंखें थोड़ी और खोल दी और उसे देखते ही वजदान ने टूटे हुए लफ्जों से उसे अपने पास बुलाया। लेका, इधर आओ, मेरे पास। उसके ऐन सामने बैठ गई। क्या हुआ? तुम रो रही हो? वाकई? मेरे लिए मत रो, मुझे और तकलीफ होगी। उसने लेका का आंसू अपने हाथ पे महसूस किया तो उसे फौरन रोका। जानती हो, आज तुम्हें मुझसे आज़ादी मिल जाएगी। वजदान के इस सवाल में ऐसा दर्द था कि लेका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी इस बात पर जैसे सांस थमने लगी। उसे इसी लम्हे अपने हाथ होंठों पर रख दिए। बस, अब और नहीं, प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे साथ की। मुझे माफ़ कर दो वजदान, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की और मेरी अना तुम्हारी ज़िद में इजाफा की बायस बनी। उसने हाथ जोड़ के तभी वजदान ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और एक लंबी सांस ली। कह दो कि तुम भी मोहब्बत करती हो मुझसे। कह दो कि तुम भी नहीं जी सकती, मुझे चाहती हो। हाँ चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वो मोहब्बत जो अना की कैद में थी आज इकरार करती है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, प्लीज़, मैं नहीं जी पाऊँगी। वो ज़ोर से रो दी कि तभी वजदान को लगा जैसे आज ज़िंदगी ने सांस ली। आज उसे किसी नेकी का सिला मिला है। उसने लेका को हाथ पकड़ा और अपने होंठों से लगा लिया। मैं जानता हूँ मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं, बचपन से लेकर अब तक मोहब्बत दूर भागी मुझसे, जैसे हमेशा तुम भागती रही हो। फिर मेरे दिल से हमेशा यही एक सदा आई, चाहे कुछ भी हो, मैं बादशाह भी क्यों ना हूँ, लेकिन बात फिर वही कि मोहब्बत दुश्मन है मेरी। जब सब हासिल होता तब वो हासिल नहीं होता जिसकी चाहत होती मुझे। और फिर दर्द भरी आह और एक सांस, और तब उसकी आंखें आहिस्ता से बंद होती जा रही थी
और लेका की भी जैसे जान निकलती जा रही थी। नहीं, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों आए थे मेरी जिंदगी में जब यूं एक ही पल में खुद को जुदा करना था मुझसे? वो आखिरी सांसें ले रहा था जब लेका तड़प उठी। सब उसे मुश्किल से खींचकर बाहर ले गए और डॉक्टर्स वजदान की तरफ भड़के। कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स निगाहें झुकाए उसकी जिंदगी के इख्तिताम की कहानी सुना रहे थे, जो लेका को हरगिज कबूल नहीं थी। आई एम रियली सॉरी दिलावर साईं, हम वजदान को नहीं बचा सके, वो हमें छोड़ के जा चुका है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, कभी नहीं। दिलावर अपने होशो हवास खो रहा था, जिस पर लेका भी चीख पड़ी। झूठ बोल रहे हो तुम, कुछ नहीं हुआ उसे। डैडी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, वो भी बातें कर रहा था मुझसे। चुप कर जाओ, सब झूठ है। वो अपने कानों पर हाथ रख के चिल्लाई। इसी पल सबको लगा जैसे सबकी उम्मीदें टूट चुकी हैं, हर दुआ रद्द हो चुकी है, अब कोई उम्मीद बाकी ना रही थी। और इधर लेका को पछतावे की आग में जलने की लो लग चुकी थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने कदर नहीं की उसकी। वो कितना तड़पा उसकी मोहब्बत के लिए, लेकिन अना ने, जिद ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो सर दोनों हाथों में थामे जमीन पर बैठती चली जा रही थी। डॉक्टर, मरीज तो जिंदा है। एक नर्स भागती हुई वहां आई। क्या मतलब? डॉक्टर ने सबकी तरफ एक नजर देखा। मेरा मतलब, मरीज तो मुस्कुरा रहा है। वो हैरत ज़दा थी। तभी डॉक्टर समेत सब लोग वजदान के पास पहुंचे तो सामने वो मुस्कुरा रहा था, जिस पर लेका की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन दिल की सांसें जैसे भर गईं और दिलावर जुबैदा बेगम फौरन उसकी तरफ लपके। मेरा शहजादा, मेरी जान। ये सब क्या था? इससे पहले कि वो कुछ कहता, डॉक्टर उसका इशारा मिलते ही मुस्कुरा दिया। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ। असल में दिलावर साईं, वजदान बिल्कुल ठीक है, बस उसने थोड़ी जिद की कि आप लोगों को थोड़ा शॉक्ट करना है, इसलिए। नहीं तो बस गोली तो वजदान को टच करके गुजरी थी। अल्लाह का शुक्र है कि बचाव हो गया। डॉक्टर ने बात मुकम्मल की और बाहर निकल गया, जिस पर दिलावर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। तुझे जरा शर्म नहीं आई? ये कोई छोटी बात थी? हमारी जान निकल रही थी और तुम। ओ कम ऑन डैड, लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट तो होना चाहिए ना। क्यों डार्लिंग, सही कहा ना? उसने पीछे खड़ी लेका की तरफ शरारत से आंख मारते हुए देखा, जिस पर वो मुस्कुरा दी, जबकि जुबैदा बेगम उसे डांटने लगी। दफा हो जा तू वजदान, दिल तो कर रहा है आज तुझे जूता मारूं। जो तुमने हरकत की, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है और ये कैसी हरकत की? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारी जान निकल रही थी? दादी ने वजदान को सीने से लगा लिया, जिस पर हल्का सा वो चीखा। उफ दादो, सच्ची में दर्द हो रहा है, कसम से बहुत दर्द हो रहा है। अब तेरे सारे दर्द घर जाकर ही ठीक करेगी भाभी। क्यों भाभी? आयश ने लेका को छेड़ा तो सभी हंस पड़े, जबकि वजदान सबकी नजरों से बेखबर लेका को देखने में मसरूफ था। उसे आज वो कितनी निखरी निखरी सी लग रही थी, जैसे पहले वाली लेका कहीं खो गई हो और आज उसके सामने वाकई उसकी मोहब्बत खड़ी हो। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर आंखें बंद करके अपनी खुशी को महसूस किया। आज 2 दिन हो चुके थे वजदान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, इसलिए वो लेका से काफ़ी खिदमतें करवा रहा था। वैसे एक बात पूछूं? उसने मुसलसल उसे देखते हुए पूछा, जिस पर उसने फ़कत सर हिलाया। तो वजदान फिर से बोल पड़ा, क्या तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत हो गई है या फिर सिर्फ मेरी मदद कर रही हो? मुझे नहीं पता, फिलहाल तुम्हें आराम की ज़रूरत है, आराम करो, फिर बात करते हैं। लेका उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से उठ गई, जिस पर वजदान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वाकई उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए वो सो गया। तभी लेका को कॉल आई। उसे झट से मोबाइल कान से लगाया। हाँ ज़हीर, बोलो क्या बना? मैडम, वो पकड़ा गया है। गुड, वेट करो, मैं आती हूँ। उसने बात मुकम्मल की और फ़ोन काट दिया। तभी उसने एक नज़र वजदान को देखा, वो तो सो चुका था। उसने करीब जाकर देखा तो वो वाकई सो ही रहा था। तभी उसने मुलाजमा को वजदान का ख्याल रखने की सख्ती से तायद की और दादों से इजाज़त लेकर थाने के लिए निकल गई। और कुछ ही मिनटों में वो थाने में अरसम के रूबरू खड़ी थी। तभी अरसम ने एकदम से लेका का नाम पुकारा। लेका, मेरी बात सुने। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, तभी लेका भर गई और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने एक जोरदार थप्पड़ अरसम की गाल पर दे मारा। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। तुम्हें जरा शर्म ना आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? बेशरम इंसान, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती थी और तुम अपने गंदे दिमाग में इस तरह की गंदी सोचें भरते रहे और यहाँ तक कि मेरी इज्जत उछालने की कोशिश की। आज इस बात का एहसास हो रहा है कि हम अपने ही घर में एक सांप पाल रहे थे और सांप का दोस्त नहीं, तुम किसी के दोस्त नहीं हो। लेका इस पल गुस्से से पागल हो रही थी और वो यही सोच रही थी कि वो उसे क्या समझती रही और वो क्या करता रहा। बंद कर दो इसको सलाखों के पीछे। 6-7 साल की सजा तो इसकी जिंदगी के साथ जुड़ चुकी है। वो ज़हीर को हुक्म सुनाती थाने से बाहर निकल आई, जबकि अरसम आंखें फाड़े उसे दूर तक जाते देखता रहा। शायद उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने सब कुछ कमा दिया। कहाँ थी तुम? उसके कमरे में कदम रखते ही वजदान ने सवाल कर दिया, जिस पर वो फकत खामोश ही रही थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ थी तुम? उसे खामोश पाकर वजदान ने दोबारा पूछा, जिस पर उसने सरसरी नजर वजदान पर डाली और बोलने लगी। पुलिस स्टेशन थी, एक केस था, उसी के सिलसिले में। कैसा केस? वजदान उसकी बात को समझना चाहता था। अरसम वाला केस, वो पकड़ा गया है। लेका ने बात मुकम्मल की और सोफे पर बैठ गई, जबकि वजदान मोहब्बत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसे इस पल लगा कि वाकई लेका भी उसके दिल से चाहने लगी है। तभी तो उसने उसके दुश्मन को सलाखों के पीछे कैद कर दिया, बिना किसी रिश्ते का लिहाज किए। डार्लिंग, इधर आओ, बात सुनो।
उसने उसे पास बुलाया, जिस पर वो बिना किसी इनकार के फ़ौरन उसके पास बैठ गई और वजदान ने उसका हाथ नाजुक सा अपने हाथों में मजबूत गिरफ्त में ले लिया और मोहब्बत से बोलने लगा, जानती हो लेका, नफ्सियात के मुताबिक इंसान को सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे मुस्तकिल मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जो शख्स आपको कुछ दिन मोहब्बत दे और कुछ दिन भूखा रखे, तो ऐसा शख्स आपसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि आप पर ज़हनी तशद्दुद करता है। लेकिन मैं वजदान दिलावर तुमसे कोई वादा नहीं करता, कोई नहीं, बस इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब तक वजदान दिलावर की सांसों की रवानी है तब तक वजदान के लबों पर तुम्हारा नाम होगा, जब तक रूह में सुकून है तब तक तुम्हारी रवानी की निशानी है। मैं तुम्हें खुद से जुदा भी नहीं समझता, क्योंकि मैं तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा समझता हूँ। वजदान आज वाकई किसी वजदान में था। रूह से दिल तक की सारी बातें आज उससे कह देना चाहता था, जिस पर लेका ने उसे दोनों हाथों अपने हाथों में थाम लिए। मैं सब जानती हूँ वजदान, और ये भी जानती हूँ कि मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई खुश नसीब हो जिसे तुम जैसा बेपनाह चाहने वाला जीवन साथी मिला हो। मुझे माफ़ कर दो। लेका उसके सामने हाथ जोड़े आज अपनी हार तस्लीम कर रही थी, जबकि वजदान उसे छेड़ने लगा। डार्लिंग, उसे उठा नहीं जाएगा, नहीं तो आज एक हक तो लाजमी था। क्या करूँ, बहुत दिल चाह रहा है। नो, अभी तुम ठीक नहीं, पहले अपने कदमों पर चलना स्टार्ट कर दो, फिर मोहब्बत की बातें करना मिस्टर वजदान। लेका मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गई, जबकि वजदान दिल पे हाथ रखे उसे देखने लगा। आफ्टर 15 डेज हर तरफ रोशनी से भरपूर टिमटिमाती हुई खूबसूरत लाइटें दिलावर पैलेस की खूबसूरती में मजीद इजाफा का बायस बन रही थी। आज दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह थी। शायद दोनों आज अपने सच्चे दिल से जज्बात कहने वाले थे। सब अदावतें, सब गिले शिकवे ख़त्म करने वाले थे। वो एक दूसरे के हमरा खड़े आज दिल से मुस्कुरा रहे थे। सब मेहमान हॉल में जमा थे और ये दोनों सामने स्टेज पर खड़े सबकी तारीफ़ें वसूल कर रहे थे। हर कोई इनकी जोड़ी की तारीफ़ें कर रहा था। हम रंग लिबास में वो दोनों क़यामत ठा रहे थे। आज उसने अपने करीब पाकर वजदान को लगा जैसे ज़िंदगी की खूबसूरती शायद इस दिन में छुपे बैठी है। उसने लेका को खूबसूरत सरापे को आज पहली बार किसी खास एहसास से देखा था। आज वो खास उसके लिए तैयार हुई थी और यही बात वजदान को सुकून दे रही थी। तभी जुबैदा बेगम की आवाज़ पर वजदान ने केक कट किया। उसी पल चारों न चार एक ही तरफ आवाज़ गूंजी, हैप्पी एनिवर्सरी, और साथ ही अनगिनत दुआएं उनकी सलामती के लिए दी जा रही थी। वजदान लेका के हमरा फ़ख्र से खड़ा था। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। आज वो दिल से उसकी होने वाली थी। आज उसे खोने का हर खौफ उसके दिल से ख़त्म होने वाला था। आज उन दोनों की मोहब्बत जो दुश्मनी थी उसमें बदलने वाली थी। इसलिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते मुस्कुराकर फिर से लोगों की तरफ मतवज्जो हो जाते। तभी एकदम स्टेज पर आयश भी हाजिर हुआ। अरे अरे मेरे जिगर, क्या हो गया है, इतना दीदार और फिर दीदार पे दीदार, उफ क्या मोहब्बत है मेरे जिगर। अरे हाँ, जिगर नहीं, अब तो मजनू हैं वजदान साहब और भाभी साहिबा, सुभान अल्लाह। आज मेरे जिगर के साथ मुस्कुराती हुई क्या क़यामत ठा रही हैं। क्या बताऊं, तभी तो वजदान दिलावर की निगाहें आज बस आप पे ही तीर खींचे हुए हैं। वो भी बोल ही रहा था कि वजदान ने मुस्कुराते हुए उसे भी छेड़ा। जल ना जिगर, जा तू भी कर ले अपनी बेगम का दीदार, तेरी बेगम भी तेरे रूबरू है, बुला ले, मौका अच्छा है। वजदान के कहने पर उसने फौरन महापारा को देखा। आ जाओ बेगम, हम भी थोड़ा दीदार बेगम कर लें, क्या ख्याल है, हम क्यों तन्हा को टटोल रहे हैं, इधर देखो, मोहब्बत पे मोहब्बत। आयश के यूं महापारा को आंख मारने पर सब खुल के मुस्कुरा उठे। वजदान, कितनी खूबसूरत होती है ना मोहब्बत, जो वक्त के साथ बदलती नहीं है। लेकिन मैंने देखा है इजहार के कुछ ही वक्त बाद सारी की सारी मोहब्बतें फीकी पड़ जाती हैं और फिर उन्हें टूटे हुए जूते की तरह सिर घसीटा जाता है या फिर थक हार कर फेंक दिया जाता है। लेकिन तुम मुझसे ऐसी मोहब्बत नहीं करना कि आखिर में थक जाए। वजदान दिलावर वादा करता है तुम मुझे आखिरी दिन में भी पहली मोहब्बत जैसी ही मोहब्बत करोगे, क्योंकि आखिरी दिन तक पहली मोहब्बत मौजा होती है और ये मौजा अल्लाह करे। तभी वजदान ने फौरन लेका के दोनों हाथ थाम लिए और धीरे से लहजे में बोलने लगा, मेरी मोहब्बत पर शक मत करना, ये तुम्हारी खुशियों से लेकर मेरी सांसों की रवानी तक साथ चलेगी, और फिर जब दिल सच्चे हों, इरादे पुख्ता हों, तो फिर मौजे हुआ करते हैं। वो बोलते बोलते उसके और करीब आ गया और अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामे उसकी आंखों में देखने लगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूँ उस वक्त तुम मेरे बिल्कुल सामने हो, मेरे इश्क में मुब्तला हो, तुम्हारी धड़कनें मेरे नाम से धड़के और यहाँ तक कि तुम मेरे कब्र की मिट्टी को थाम कर कहो, वजदान दिलावर तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो और उसके बाद कभी भी किसी भी दूसरी मोहब्बत का साया मेरे करीब नहीं लहराएगा। वो कहते कहते रुका और अपनी हाथ एक जेब में डाला और जेब में एक खूबसूरत डिब्बी निकाली और वो खोलकर उसमें से एक खूबसूरत पायल निकालकर लेका के कदमों में बैठ गया। फिर कुछ ही लम्हों में वो पायल लेका का खूबसूरत पाँव की जीनत बन चुकी थी और तभी वजदान ने लेका को अपनी बाहों में थामा और अपने कमरे में ले गया। कमरे में कदम रखते ही अनगिनत फूलों ने उनका इस्तकबाल किया। तभी वजदान ने लेका को नीचे उतारा और बेपनाह चाहत से, मोहब्बत से वो उसके दूसरे सरापे को देख रहा था। तभी एकदम से उसने मुस्कुराते हुए चेहरे पर झुककर हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। डार्लिंग, क्या आप
अपने इस बदतमीज शौहर के साथ डांस करना पसंद करेंगी? जिस पर लेका दिल से मुस्कुराई और अपना हाथ वजदान के मजबूत हाथों में थमा दिया। तभी वजदान ने अपने एक हाथ से उसे कमर से थाम कर अपने करीब किया और एक हाथ उसकी खूबसूरत जुल्फों में फेरते हुए आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, आई लव यू डार्लिंग, आई डोंट नो वाई बट आई रियली लव यू। मेरी मोहब्बत को मोहब्बत ही रहने देना और याद रहे इसे कभी भी दुश्मनी का जंग ना लगने पाए। तुम मेरी उम्मीद हो, मैंने हर लम्हा सब्र करके अल्लाह से उम्मीद लगा के तुम्हें पाया है। मुझे यकीन था मेरा अल्लाह कभी मुझे मायूस नहीं करेगा। एक दिन आएगा तुम मुझसे मोहब्बत करोगी और बेपनाह मोहब्बत। और देख लो आज वो दिन आ गया, मेरे अल्लाह ने तुम्हें मुझे दे दिया। इसीलिए कहते हैं काम छोटा उम्मीद बड़ी। हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सब सुनता है, सब कुछ, पाक दिल, पाक ख्वाहिश, पाक मोहब्बत। इसीलिए तुम आज दिल से, रूह से सिर्फ मेरी हो। तभी लेका ने मुस्कुराते हुए अपना सर वजदान दिलावर के सीने पर रख दिया, जिससे वो भी दिल से मुस्कुराया। आज इन दोनों की मुस्कुराहट से पूरे घर के दरो दीवार जैसे झूमते हुए महसूस हुए और फूलों की खुशबू और उनकी सांसों की महक ने दूर दूर तक हर चीज महकाई। नया नॉवल सुनने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वीडियो पर क्लिक करें। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।